तो आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मलेरिया एक टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है जो वेक्टर से स्प्रेड होता है। वेक्टर यानी कि मॉस्किटो से स्प्रेड होता है और इसमें पैरासाइट इन्वॉल्व होते हैं। तो मलेरिया के बारे में देखेंगे पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मलेरिया मलेरिया होता क्या है? तो इट इज एन एक्यूट फिब्राइल इलनेस caused by Plasmodium parasite which are spread to people through the bite of infected female Anopheles mosquito। तो मलेरिया एक टाइप का एक्यूट फिब्राइल इलनेस है यानी कि सडन ऑनसेट, और इसमें फीवर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है जो कि स्प्रेड किया जाता है मॉस्क्यूटो से। मॉस्क्यूटो में भी एक स्पीशीज होती है जिसे हम कहते हैं फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो। इस स्पीशीज से ही मलेरिया स्प्रेड किया जाता है और इसमें स्प्रेड करते वक्त पैरासाइट इन्वॉल्व होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया इज एन एक्यूट febrile illness caused by the plasmodium parasite which are spread to the people through the bite of infected female anopheles mosquito। इसके चार पैरासाइट मिलते हैं। मलेरिया जो होते हैं या फिर प्लाज्मोडियम के हम कह सकते हैं, तो चार पैरासाइट स्पीशीज होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के चार स्पीसीज पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसमें से जो दो स्पीशीज होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। Plasmodium falciparum is the deadliest malarial parasite, most prevalent on the African continent। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा देखने मिलता है Plasmodium falciparum। Vivax is dominant malarial parasite in most country in sub-Saharan African। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ पे इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेडलीस्ट फॉर्म है, यानी कि अगर पेशेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से इन्फेक्टेड है तो उसमें डेथ होने के चांसेस या कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या देखने मिलता है? तो कभी भी अगर पेशेंट आता है हमारे पास, अगर वो कंप्लेंट करता है फीवर, हेडेक और चिल, ठंडी लगना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुखार के साथ अगर ठंडी लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली मलेरिया की वजह से होता है। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम्स आते हैं वो क्या आता है? फीवर, हेडेक और चिल्स। यूजुअली अपीयर 10 to 15 days after the infective Anopheles mosquito bites and may be mild and difficult to recognize as a malaria। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो ने काटा है और कल के कल फीवर आएगा, चिल्स आएगा और हमें पता चलेगा कि मलेरिया है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो या फिर मॉस्क्यूटो के काटने के 10 से 15 दिन के बाद हमें पता चलता है कि सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, बॉडी एक या फिर हम कह सकते हैं हेडेक। तो हम समझना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली ये मलेरिया से हुआ है। अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया में अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को हमने ट्रीट नहीं किया ठीक से तो क्या होता है? सीवियर इलनेस होता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है विद इन 24 आवर्स। तो मोस्टली अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से इन्फेक्टेड है पेशेंट और अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस या फिर डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है कि जो मलेरिया है या फिर फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो है वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग को। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, अगर हम देखेंगे तो एक मॉस्क्यूटो है फीमेल एनाफिलस मॉस्क्यूटो जिसके बॉडी में स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मलेरिया के इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। तो स्पोरोजोइड्स मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अगर
मॉस्क्यूटो है उसके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन या स्पोरोजॉइट्स है और वो आके ह्यूमन बीइंग को काटता है या फिर एक ह्यूमन बीइंग को काटता है, तो क्या होता है? तो होता यह है कि जैसे ही वो ह्यूमन बीइंग को काटता है तो वो जो मॉस्क्यूटो होता है वो स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो पेशेंट के बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में या स्किन में वहां पे डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है कि वो जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो जाते हैं लीवर के पास। क्या पे जाते हैं? लीवर के पास जाते हैं। विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर ही वो लीवर के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, लीवर के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वो लीवर में जाते हैं, लीवर के सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लीवर में स्पोरोजॉइड्स जो होता है वो रिलीज किया जाता है। स्पोरोजॉइड्स लीवर इन्फेक्ट होते हैं, तो लीवर इन्फेक्ट होने के बाद क्या होता है, तो वहां पे स्पोरोजॉइड्स रिलीज किया जाता है। स्पोरोजॉइड्स क्या करते हैं, रप्चर होते हैं। क्या करते हैं, रप्चर होते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में जाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल होता है जहां पे मॉस्क्यूटो ने काटा है और वहां से लेके ब्लड स्ट्रीम तक जाने तक का फेज होता है, उससे हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या कहेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो जो स्पोरोजॉइड्स रप्चर होते हैं ब्लड्स में उसको हम कहते हैं स्क्विजॉन्स। क्या कहते हैं उसे, स्क्विजॉन्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो जो स्क्विजॉन्स होते हैं वो स्क्विजॉन्स क्या होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं इमैच्योर ट्रोपोजॉइट्स में। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये रिंग शेप कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट जो है वो आरबीसी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और उसे हम कहते हैं इमैच्योर ट्रोपोजॉइट्स, जो कि रिंग शेप फॉर्म करता है। जो ट्रोपोजॉइट्स होता है वो मैच्योर होता है। वो क्या होता है, वो मैच्योर होता है दो स्टेज में। सबसे पहले एक तो वो फॉर्म करता है गैमेटोसाइट्स और दूसरा वो ब्लड में ही स्क्विजॉन्स जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश करता है। तो स्क्विजॉन्स जो होते हैं वो ब्लड में स्प्रेड होते हैं, नहीं तो इमैच्योर ट्रोपोजॉइट्स मैच्योर ट्रोपोजॉइट्स में जाके गैमेटोसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। गैमेटोसाइट्स बनाने के बाद वहां पे दो गैमेट्स आ जाते हैं, एक मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। ये दो गैमेट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। जब सेकेंड टाइम कोई भी मॉस्क्यूटो ह्यूमन बीइंग को काटता है तो काटने के साथ साथ जो ये गैमेट्स होते हैं या फिर जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मॉस्क्यूटो के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो पूरा स्टेज होता है जहां पे ब्लड से लेके जहां पे जो इन्फेक्शन है या जो मलेरिया का पैरासाइट है वो ब्लड में सर्क्यूलेट होता है या फिर जो गैमेट्स को फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो इसके बाद क्या होता है, जो गैमेट्स होता है वो अगर मॉस्क्यूटो के बॉडी में चले गया तो मॉस्क्यूटो क्या करता है, गैमेटोसाइट को इंजेस्ट कर देता है। इंजेस्ट करने के बाद जैसे ही वो मॉस्क्यूटो के बॉडी में चले जाता है वहां पे जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊकाइनेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ऊकाइनेट प्रेजेंट होता है। ऊकाइनेट प्रेजेंट होने के बाद वो ऊसिस्ट में डेवलप होता है और ऊसिस्ट क्या होता है, ऊसिस्ट जो होता है वो आके सलाइवरी ग्लैंड में डिपॉजिट हो जाता है जहां पे स्पोरोजॉइट्स रिलीज किए जाते हैं oocytes में से। तो ये जो स्टेज होता है जहां पे मॉस्क्यूटो जो होता है वो गैमेट्स को इंजेस्ट करता है और वहां से स्पोरोजॉइट्स को फॉर्म करता है, उस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजेनिक साइकिल या फिर उसको हम कहते हैं स्पोरोजेनिक साइकिल। तो इसमें तीन स्टेज या तीन साइकिल होते हैं। एक तो होता है एक्स इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दूसरा होता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और तीसरा होता है स्पोरोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले एक्स इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या होता है, तो इसमें जो मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो पेशेंट को बाइट करता है तो वो इन्फेक्शन जो होता है वो लिवर तक जाता है और लिवर से लेके वो ब्लड में स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। उस स्टेज को कहते हैं एक्स इरिथ्रोसाइटिक स्टेज।
जब ब्लड में सर्कुलेट करता है प्लाज्मोडियम या फिर हम कह सकते हैं पैरासाइट, तो उस स्टेज को हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और जब गैमेट्स मॉस्क्यूटो के एब्डोमेन में जाके वहां पे oocyst रिलीज करते हैं और स्पोरोजोइट्स को रिलीज करते हैं, तो वो स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजेनिक साइकिल। तो ये चीज हमें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कैसा होता है, तो मलेरिया इन्फेक्शन बिगिंस व्हेन द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स द पर्सन इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइट्स जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। स्पोरोजोइट्स पास क्विकली इनटू द ह्यूमन लीवर में चले जाता है, मल्टीप्लाई असेक्सुअली इन नेक्स्ट 7 to 10 days। लीवर में 7 से 10 दिन तक रहता है और वो असेक्सुअली क्या होता है, डिवाइड करता है, क्योंकि वहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, द पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ मेरोजोइट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर सेल्स इन द वेसिकल्स, जर्नी थ्रू द हार्ट, अराइव इन द लंग्स वेयर दे सेटल इन द लंग कैपिलरीज। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लीवर से निकल के ब्लड के थ्रू काफी सारे ऑर्गन्स में जाके स्प्रेड होने लगते हैं। मेरोजोइट्स क्या होता है, तो वो आरबीसी को जाके या फिर हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स में जाके मल्टीप्लाई करता है और वहां पे वो सेल को बर्स्ट करता है और वो फिर दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। सम ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स लीव द साइकिल ऑफ असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। The merozoites in these cells develop into sexual form of the parasites called as gametocytes। तो कुछ जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं, और कुछ होते हैं वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जब भी कोई मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो उसमें गैमेटोसाइट्स चले जाते हैं और गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, वहां पे जाके गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। गैमेट्स को फॉर्म करने के बाद क्या होता है, तो द फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एक्टिवली मूविंग ookinetes that burrow through the mosquito midgut wall and form oocyst। वहां पे क्या होता है, oocyst फॉर्मेशन होता है मॉस्किटो के गट में या फिर हम कह सकते हैं एब्डोमेन में। उस एक oocyst जो होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड तक जाके ट्रैवल करते हैं और वहां से वो मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया का पैरासाइट या फिर हम कह सकते हैं मलेरिया को स्प्रेड करता है। तो द साइकिल ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बिगिंस अगेन व्हेन द मॉस्किटो बाइट द अनदर पर्सन। तो इस तरह से जो साइकिल है वो रिपीट होते रहता है। तो इसमें टोटल 3 साइकिल्स आते हैं, एक्स इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड स्पोरोटिक साइकिल। फिर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले पैरासिटाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैरासिटाइजेशन मतलब क्या होता है, तो पैरासाइट डेवलप होना, ग्रो होना, स्प्रेड होना, और दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट। तो जैसे हमने देखा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में कि जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं वो आरबीसी में जाते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और वहां से बर्स्ट करते हैं उसे। तो बर्स्ट करने का मतलब ये होता है कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो मलेरिया में ये 2 चीज कॉमन होता है, एक तो पैरासिटाइजेशन यानी कि पैरासाइट डेवलप करना और दूसरा आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना। Malarial pigment liberated by the destroyed red cells accumulate in the phagocytic cells of the reticuloendothelial system, resulting in the enlargement of the spleen and the liver। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी डिस्ट्रॉय किया जाता है आरबीसी वो आके एक्यूमुलेट होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में 3 चीज आते हैं, एक तो आता है लंग्स, एक तो आता है लीवर और स्प्लीन। तो जो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे लीवर स्प्लीन में, और उसके वजह से हमें स्प्लीनोमेगैली देखने मिलेगा। दूसरा, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन, अगर आरबीसी ज्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनका प्रोडक्शन भी होना जरूरी है, तो उसके वजह से भी लीवर में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और मोस्ट प्रोबेबली हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है आरबीसी का। In falciparum malaria, there is a massive absorption of the hemoglobin by the renal tubules, producing black water fever।
मोस्ट प्रोबेबली फैल्सीपैरम मलेरिया होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के थ्रू, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकला जाता है। तो बाहर जब निकलता है तो वो ब्लैकिश कलर का या फिर रेडिश कलर का होता है। तो इसलिए हम मलेरिया को ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में हमें ये देखने को मिलता है। सेरिब्रल मलेरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द कंजेशन एंड पेटिचिया ऑन द वाइट मैटर। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है वो स्प्रेड होता है तो वो भी क्या करता है, ब्रेन में जाके सेरिब्रल मलेरिया डेवलप करता है, जिसमें हम क्या देखने को मिलता है, तो पेटिचिया देखने को मिलता है। यानी कि वहां पे ब्लीडिंग का स्पॉट्स ब्लड के स्पॉट्स देखने मिलते हैं ब्रेन में। Parasitized erythrocytes in the falciparum malaria are sticky and get attached to the endothelial cells, resulting into the obstruction of capillaries such as brain, leading to hypoxia and death. If patient leaves, microhemorrhage and microinfarct may be seen in the brain. तो मोस्ट प्रोबेबली फेल्सीपैरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो होता है, उसके जो पैरासाइट होते हैं वो काफी ज्यादा स्टिकी होते हैं। स्टिकी होने की वजह से वो इथ्रोसाइट को तो डिस्ट्रॉय करते ही है, लेकिन वो जाके छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं वहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेन में जाके अगर वो लॉज हो जाते हैं या फिर उसे अफेक्ट करते हैं ब्रेन के आर्टरीज में, तो ब्लड सप्लाई नहीं जाने की वजह से हाइपोक्सिया होता है और डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो माइक्रो इन्फार्क्ट या फिर माइक्रो हिमरेज, कुछ अमाउंट में ब्लीडिंग और कुछ अमाउंट में ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई काफी सारे ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे मलेरिया का, तो मलेरिया का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से करते हैं। तो पेशेंट के बॉडी से एक अमाउंट ऑफ ब्लड निकाल लिया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, एक ग्लास का स्लाइड लेते हैं और ग्लास के स्लाइड पे क्या करते हैं, तो उसका स्मीयर फॉर्म करते हैं, वो ब्लड का स्मीयर फॉर्म करते हैं, थिन और थिक दो लेयर फॉर्म करते हैं, और उसे अंडर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अगर हमें ये चार स्ट्रक्चर में से कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो हमें समझना चाहिए कि पेशेंट प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम या प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखेंगे पेरिफेरल स्मीयर, अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो है उसमें कुछ ये इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया में थोड़े बहुत ओवल जैसे, प्लाज्मोडियम ओवेली में बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ओवल शेप के, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने को मिलेगा। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर यानी कि ब्लड का स्मीयर फॉर्म करते हैं थिन और थिक स्लाइड पे, और फिर अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है, और अगर इसमें से कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को मलेरिया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें माइक्रोस्कोप में, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में हमें देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ पे है, या फिर ये ब्लू कलर के बीच में जो देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं स्क्विजॉन्स। क्या कहते हैं, स्क्विजॉन्स कहते हैं। दूसरा कुछ इस यहाँ साइड पे हमें देखने को मिल रहा है इमैच्योर ट्रोपोजॉइड्स, तो इसे हम कहते हैं रिंग शेप ट्रोपोजॉइड्स या फिर इमैच्योर ट्रोपोजॉइड्स। उसके साथ साथ अगर हम ये साइड में देखेंगे तो ये हमें गैमेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, गैमेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो मलेरिया के पेशेंट में स्क्विजॉन्स, इमैच्योर ट्रोपोजॉइड्स और गैमेटोसाइट्स हमें देखने को मिलता है। More than a century later, microscope detection and identification of Plasmodium species in Jamsa strain thick blood film for screening the presenting malarial parasite, and thin blood film remain the gold standard for laboratory diagnosis. तो ये जिम्सा स्ट्रेन जो थिक ब्लड फिल्म होता है
जिनसिया नाम का एक स्ट्रेन होता है जिसे स्ट्रेन किया जाता है ब्लड में, और उसकी वजह से हमें मलेरियल पैरासाइट के बारे में पता चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था काफी दिन तक, लेकिन अभी काफी सारे डायग्नोस्टिक फीचर्स आ चुके हैं, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा टेक्निक है? तो सबसे पहला थिन और थिक स्मीयर फॉर्मेशन करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखना, ये उसका फर्स्ट टेक्निक है जिससे हम मलेरिया डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस यूजिंग द स्ट्रेन थिक एंड थिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। दूसरा है क्यूबीसी टेक्निक। तो क्यूबीसी टेक्निक में क्या होता है? तो क्यूबीसी टेक्निक वाज डिजाइन टू एनहेंस द माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ द पैरासाइट एंड सिंप्लीफाई मलेरियल डायग्नोसिस। दिस इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग पैरासाइट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो होता है उसको स्ट्रेन करना इन माइक्रो हेमोक्राइट ट्यूब विथ फ्लोरोसेंट डाई। फ्लोरोसेंट डाई के साथ जो होता है उसे स्ट्रेन करना और उसे एपीफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में देखना। तो मोस्ट प्रोबेबली क्यूआर हम कह सकते हैं कि जो क्यूबीसी टेक्निक है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम ब्लड को निकालते हैं। ब्लड को निकालने के बाद उसे कुछ सब्सटेंस से स्ट्रेन करते हैं, और स्ट्रेन करने के बाद उसे एपीफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। एपीफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें क्या क्या देखने मिलता है? तो अगर हम देखेंगे तो ये ब्लड है। ब्लड में सबसे ऊपर का लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेयर। उसके बीच में प्लेटलेट लेयर होता है, उसके नीचे होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट लेयर होता है, ग्रेन्युलोसाइट लेयर होता है, और सबसे नीचे होते हैं आरबीसी। तो ये ऐसे लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा लेयर, प्लेटलेट लेयर, लिम्फोसाइट मोनोसाइट लेयर, ग्रेन्युलोसाइट लेयर और रेड ब्लड सेल्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मलेरिया में गैमेटोसाइट्स होते हैं वो हमें प्लेटलेट के लेयर में देखने को मिलते हैं। स्विजॉन्स होते हैं वो हमें लिम्फोसाइट या फिर हम कह सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट के लेयर में देखने मिलते हैं। मैच्योर ट्रोपोजॉइड्स जो होते हैं वो हमें ग्रेन्युलोसाइट लेयर में देखने मिलते हैं। और मैच्योर या फिर इमैच्योर ट्रोपोजॉइड्स जो होते हैं रिंग फॉर्म, इमैच्योर रिंग फॉर्म ट्रोपोजॉइड्स या फिर मैच्योर ट्रोपोजॉइड्स जो होते हैं वो आरबीसीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्यूबीसी टेक्निक। तो क्यूबीसी टेक्निक में क्या किया जाता है? तो ब्लड लेके उसे स्ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेन करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो उसमें गैमेटोसाइट्स हमें देखने मिलता है प्लेटलेट के लेयर में, स्विजॉन्स देखने मिलते हैं ग्रेन्युलोसाइट लेयर में, मैच्योर ट्रोपोजॉइट्स देखने मिलते हैं ग्रेन्युलोसाइट लेयर में, और आरबीसी में इमैच्योर एंड मैच्योर ट्रोपोजॉइट्स हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे तो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो डायग्नोसिस किया जाता है यूजिंग द सीरोलॉजिकल मेथड बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट असेक्सुअल ब्लड स्टेज मलेरियल पैरासाइट। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लड टेस्ट से भी हमें एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं, तो उससे हम पता चलता है कि पेशेंट मलेरिया से इन्फेक्टेड है या नहीं है। पीसीआर टेक्निक, PCR based technique are a recently development in the molecular diagnosis of malaria, proven to be one of the specific and sensitive diagnostic method, particularly for malarial cases with low parasitemia or mixed infection. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, तो सैंपल्स बॉडी से लिया जाता है, और उसमें अगर बहुत कम अमाउंट में पैरासाइट होंगे तो भी उसे किसी अच्छे मीडियम में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उसका स्टडी किया जाता है, जिससे अगर कम से कम अमाउंट में भी अगर पैरासाइट बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो भी वो इजीली डिटेक्टेबल होगा। तो इसके लिए हम पीसीआर टेक्निक या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज करते हैं। Polymerase chain reaction technique continues to be the extensively to confirm malarial infection, follow up therapeutic response and identify drug resistance. It is found to be more sensitive than QBC and some RDT. Concerning with the gold standard method for malarial diagnostic, पीसीआर जो है वो काफी ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। तो पीसीआर से हमें ये भी पता चलता है कि इन्फेक्शन या फिर मलेरिया कौन सा है और कौन से ड्रग से वो सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है, उस बारे में भी पता चलता है। थोड़ा कॉस्टलियर टेस्ट है, लेकिन अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस चाहिए और काफी कम अमाउंट में पैरासाइट है फिर भी हमें डायग्नोस करना है, तो पीसीआर टेक्निक सबसे अच्छा होता है।
तो सबसे अच्छा पीसीआर टेक्निक है, वो काफी अच्छा टेक्निक होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मलेरिया। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑकर इन सीवियर फैल्सीपैरम मलेरिया। फैल्सीपैरम से अगर इन्फेक्टेड होगा पेशेंट तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, तो सेरिब्रल मलेरिया देखने मिलेगा, यानी कि मलेरिया के जो पैरासाइट है वो जाके सेरिब्रम में डिपॉजिट होने लगेंगे, जहां पे हमें माइक्रो हिमरेज, माइक्रो इंफाक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड होंगे तो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने मिलता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन देखने मिलता है सेरिब्रल मलेरिया, जिसमें प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं ब्रेन में, और उसकी वजह से हमें माइक्रो इंफार्क्ट या फिर माइक्रो हिमरेज देखने को मिलता है। दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया, डिक्रीज इन दी शुगर लेवल। तीसरा रीनल इम्पायरमेंट। तो जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में हमें पता है कि जो ब्लड होता है या फिर जो रप्चर्ड या फिर आरबीसीज होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स जो बर्स्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, रीनल के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी काफी अमाउंट में बाहर निकलने लगता है, तो उसकी वजह से रीनल का फंक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, रीनल इम्पायरमेंट होता है। सीवियर एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से हमें एनीमिया देखने मिलता है, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल देखने को मिलता है। हेमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि यूरिन में ब्लड देखने को हमें मिलता है। जॉन्डिस, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से हमें जॉन्डिस भी देखने मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा देखने मिलता है, यानी कि वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है लंग्स में। एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलता है, जिसकी वजह से ही ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हार्ट फेलियर देखने मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंसिव शॉक देखने मिलेगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, बहुत ही डेडलीस्ट फॉर्म में रहता है मलेरिया का, जिसमें हमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने मिलते हैं, जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया हुआ, हाइपोग्लाइसेमिया, रीनल इम्पायरमेंट, एनीमिया, यूरिन में ब्लड देखने मिलेगा, जॉन्डिस देखने मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है और पेशेंट शॉक में लैंड अप करता है, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं।